वी विल स्टार्ट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में देखा था, जिसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सारे टाइप्स के सारे पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों को बता दिया था ना। हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है। याद रखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। याद है आप लोगों को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था डेक्स्ट्रो लीगो है ना, जो जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो या प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड 4 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सब सिमेट्री ना हो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर कोई भी इनमें से अगर एक भी सिमेट्री आ गई मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता। तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेंगे और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो लिखो द कॉम्प्लेक्सेस which does not possess element of symmetry, element of symmetry मतलब plane of symmetry, axis of symmetry, center of symmetry, ठीक है ना, ये inversion symmetry। कोई भी सिमेट्री अगर आपका कॉम्प्लेक्सेस में आ जाए तो उसे हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। तो लिखो can show optical isomerism and the compound is said to be optically active and the compound is said to be optically active। तो याद रखना जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते वो दो टाइप के होते, एक होते डेक्स्ट्रो मतलब डी मतलब प्लस, एक होते लीगो मतलब लेफ्ट एल है ना, लीगो मतलब माइनस। एक होते डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल और एक होते लीगो रोटेटरी मॉलिक्यूल। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल वो होते जो कि जब आपकी लाइट आती है, कौन सी लाइट रहती है वो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ईपीएल, जब लाइट आती है तो वो राइट साइड में डायरेक्शन देती है अगर तो उसे हम लोग डेक्स्ट्रो कहेंगे, अगर लेफ्ट साइड में अगर उसका डायरेक्शन गया तो उसे हम लोग लीगो कहेंगे। नोट डाउन। अब हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 याद है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपका एक क्या था एक स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स था और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो कि आपका क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 पे कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये दो टाइप का होता आपका। सबसे पहले क्या होता टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो याद रखना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इसको डेक्स्ट्रो एंड लीगो में रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है। देखो आइसोमेरिज्म हम क्या हो जब तक कि हम डेक्स्ट्रो और लीगो को रिजॉल्व नहीं करेंगे है ना, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो याद रखना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो लिखो एक लाइन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लाइक एम ए बी सी डी, tetrahedral complexes like M, A, B, C, D does not show optical isomerism, because it is very difficult to resolve, it cannot resolve into corresponding dextro and levo configuration, it cannot resolve into corresponding dextro and levo configuration। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नंबर बी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस लाइक ये एम ए बी सी डी। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्क्वायर प्लेनर का ऐसा स्ट्रक्चर आएगा ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या ये सारे के सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, सारे के सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। नोट लिखो,
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ऐसा लिखो, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस all ligands and central metal atom, all ligands and central metal atom lie in the same plane, thus possess plane of symmetry, hence optical isomerism in square planar complexes, ये इसको ऐसा लिखो, the square planar complexes does not show optical isomerism. नेक्स्ट हमारे पास अभी 2 ही बचता है, वो क्या बचेगा, complexes having coordination number 6, complexes having coordination number 6. तो इसको देखते हैं हम लोग, नोट करो, ये नोट किया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो एक चीज याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो भी आपके मॉलिक्यूल बनेंगे, अगर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर आपको याद होगा तो हमने देखे थे कि वो मोनोडेंटेड के साथ भी बनाता है और बाइडेंटेड के साथ भी बनाता है, ठीक है। मोनोडेंटेड अगर ए बी सी डी है ना, A4 B2 A3 B3, याद है आप लोगों को मेरिडियनल फैक्ट, या A B C D E F मोनोडेंटेड लिगेंड्स थे, या हमने बाइडेंटेड कभी देखे थे MAA2 A2 MAA2 BC MAA2 है ना AA3 तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के मोनोडेंटेड एंड बाइडेंटेड दोनों ही आपको स्ट्रक्चर बनाते आना बहुत जरूरी है। इसमें क्वेश्चन ये आते हैं कंपटीशन लेवल पे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मोनोडेंटेड है, बताओ ये कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, या मोनोडेंटेड प्लस बाइडेंटेड दोनों दे देता, या कभी कभी बाइडेंटेड भी दे देता। तो हमको चेक करना है कि कौन सा शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो पहला हम लोग लिखते हैं MA6 and MA5B does not show geometrical isomerism। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता नहीं हूँ, आप लोग इतने होशियार हो कि स्ट्रक्चर इसका वैसे ही आप विजुअलाइज कर लोगे। MA6 है, आप कोई भी इसका अरेंजमेंट करो, जब आप इसमें प्लेन ऐड करोगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, जिसकी वजह से ये काइंड के कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं बेटा MA4B2 इसका स्ट्रक्चर देखो, 6 बॉन्ड बनाओ जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, ठीक है। A4 है तो A4 A ये B क्या ये B और B एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में है? है ना? तो ये ट्रांस मॉलिक्यूल हो गया, इसका सिस बनाओ, ये B A ठीक है, ये इसका सिस हो गया, एग्री। अब देखो क्या इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। देखो कहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो अगर आपने यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐड करा है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या होते, इनएक्टिव हो जाते। यहाँ जरा देखो, क्या अगर मैंने मॉलिक्यूल को इस तरीके से जरा देखो कहाँ से ऐसा कट करेंगे तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, बताओ कहां से ऐसा कट करेंगे कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाएगा? क्या इस तरीके से कट कर सकते हैं? तो देखो BAA क्या मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, और जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है हुआ कि MA4B2 भी ऑप्टिकली
इनएक्टिव है। आप एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस, ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस में ये लिखो Ma6, Ma5b, Ma4b2, सिस और ट्रांस दोनों इसके क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में आ गया कैसे टेबल बनाना है, ऐसे है ना, कॉम्प्लेक्सेस ऐसा लिखो, ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस, ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस। तो अभी तक के तो कोई भी हमको ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स नहीं मिला, तो जो इनएक्टिव मिला वो लिख लेंगे। Ma6 इनएक्टिव है, Ma5b इनएक्टिव है, Ma4 है ना, Ma4b2, ये सिस एंड ट्रांस दोनों भी इनएक्टिव है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट बनाएंगे। जैसे जैसे एग्जांपल आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे ये लिस्ट भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, Ma4b2 हो गया था ना, Ma4bc, M नंबर 3 होगा Ma4bc, Ma4bc है तो हम इसको अरेंज करते हैं, ये B, ये C है ना, A चेक करो क्या इसमें ऑप्टिकल, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो किस तरीके से, सपोज अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ तो ये दोनों ए अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, और जरा देखो कहाँ से कट करें तो दोनों ए एक जैसे आ जाए, इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ए आ गया, यहाँ पे भी ए आ गया। या अगर आपने इसको सीधा वर्टिकल अगर कट किया तो भी आपका दोनों साइड में ए, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, ट्रांस। ट्रांस हो गया ना, बी और सी आपका क्या हो गया, अपोजिट साइड में। अब हम इसका बनाते हैं सिस, ये है ना 1 और 6 आपका एंटी है, ट्रांसपोजिशन। ये आपका बी, ये आपका सी, ए। बताओ, कोई आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मॉलिक्यूल को काटने की जरूरत है। अगर आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर ऐड करने की कोशिश की और वो अच्छे तरीके से ऐड होगी तो आप लोग पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल इनएक्टिव है या एक्टिव है। जरा देखो क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, बताओ, बोलो, प्लेन डालो। क्या ये दोनों ए मॉलिक्यूल इक्वल भाग में कट हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बिकॉज उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो याद रखो वो इनएक्टिव की लिस्ट में ऐड रखो, Ma4bc भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नोट डाउन, Ma4bc। नेक्स्ट नंबर 4, Ma3b3। Ma3b3 याद है ना, फैक एंड मर बना दोनों। A3B3 तो ये आपका, अगर आपको याद होगा है ना, ये आपका फैक हो गया, फैक या फेशियल। ठीक है ना, अब इस मॉलिक्यूल को आप कैसे भी कट कर लो तो आपको कोई भी सिमेट्री नजर नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको ऐसा कट किया तो उधर साइड में ए आ रहा है, इधर साइड में बी आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा मॉलिक्यूल है, फैक है या फेशियल है ना। और फेशियल को हमने क्या किया था, सिस कहा था। इसका मतलब Ma3b3 का सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप ऑप्टिकली एक्टिव की लिस्ट में लिखोगे Ma3b3 सिस ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। नोट डाउन। अब इसका मेरिडियोनल बनाएंगे, मर मेरिडियोनल
सॉरी ए ए ए बी बी बी, ठीक है। ये आपका मेरिडियन बन गया है ना, मेरिडियन बन गया। सर इसमें लाइन ऐड करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये कर दिया मैंने। क्या आपका बी ए और बी ए क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? सो मच नॉइस पोल्यूशन। वापस क्या ये हमने प्लेन ऐड करने पे क्या बी ए और बी ए इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? इसका मतलब ये कौन सा है भैया? आपका मेरिडियनल है मर, है ना, और मर क्या होता है आपका? ट्रांस होता। इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। तो याद रखना MA3B3 का सिस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकली एक्टिव है, MA3B3 का ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नोट डाउन, वीडियो को पॉज करो, लिखो। तो याद रखना जो भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल रहेंगे उसका एक और पेयर, एक और दूसरा आइसोमर बनेगा। याद है ना, डी और एल बनते हैं उसके। चलो नेक्स्ट नंबर 5 MA2B2C2, MA2B2C2, ठीक है। देखो ये A2, ये B2 और ये C2, क्या ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है ना? ट्रांस है ना। C के ट्रांस में है, A के ट्रांस में है, B के ट्रांस में है। तो कहीं से भी आप प्लेन ऐड करो, कहीं से भी आप प्लेन ऐड करके देखो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा। देखो सपोज आपने यहाँ से प्लेन, मुझे तो दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्लेन ऐड किया तो ये AB और ये AB। सपोज आपने यहाँ से प्लेन ऐड कर तो भी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा। इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म में है MA2B2C2। कौन सा? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब हम लोग देखते हैं इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है। तो ये B B A A C C, देखो थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे A ले लो, यहाँ पे C ले लो। तो देखो इसके साइड वाला क्या था आपका, आपको पता है ना? इसके साइड वाला 1 6 आपका सिस है, 2 सॉरी ये 1 है, ये 1 2 आपका सिस है, ये 2 6 आपका सिस है, 3 4 आपका सिस है, BA ट्रांस, BC ट्रांस, AC ट्रांस। तो ये आपका सिस मॉलिक्यूल हो गया। अब आप इसमें जरा देखो, कहीं से भी आप अगर मॉलिक्यूल को कट करने की कोशिश करोगे तो ये इक्वल पार्ट में कट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से प्लेन ऐड करता हूँ तो इक्वल पार्ट में कट नहीं हो रहा। सपोज मैं यहाँ से कट करता हूँ तो भी वो इक्वल पार्ट में कट नहीं हो रहा। सपोज मैं यहाँ से कट करता हूँ तो भी वो इक्वल पार्ट में कट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो सिस कॉन्फ़िगरेशन है आपका MA2B2C2 का, वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जल्दी से वो लिस्ट में आओ और उसमें देखो MA2B2C2 का ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन सिस कॉन्फ़िगरेशन उसका ऑप्टिकली एक्टिव है। नोट डाउन, वीडियो को पॉज करो, लिखो। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, नंबर कौन सा होगा ये? नंबर 6 ना? हाँ नंबर 6 MAA3 डैश, ठीक है। मतलब बाइडेंटेड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, पता है ना? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। एग्जाम्पल COEN थाइस 3+, COEN थाइस 3+। देखते हैं क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। देखो CO सबसे पहले 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, यहाँ पे N N EN N
ठीक है। देखो एक चीज याद रखनी है, आप जब प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐड करोगे तो आपके रिंग कटना नहीं चाहिए। देखो अगर आप इधर से ऐड करोगे तो इधर से रिंग कटेगी, अगर आप इधर से ऐड करोगे तो यहाँ की रिंग कट रही, अगर आप इधर से ऐड करोगे तो यहाँ की रिंग कट रही। इसका मतलब आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐड नहीं कर सकते, और जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐड नहीं होंगे इसका मतलब वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे EN दोनों राइट साइड में, इसीलिए डी फॉर्म का कॉम्प्लेक्स हो गया। कौन से फॉर्म का कॉम्प्लेक्स है, डी। तो क्या आप इसका एल फॉर्म बना सकते हो, मिरर इमेजेस है ना, बना लोगे। कैसे बनाओगे, CO, तो अब यहाँ पे आपका NN EN NN EN NN EN, ठीक है। तो क्या ये इसका एल फॉर्म होगा, बिकॉज ये दोनों इथिलीन डायमीन कौन से ग्रुप साइड में है, लेफ्ट साइड में, तो ये एल फॉर्म। बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, जो भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा वो एनोनियोमेरिक पेयर में एग्जिस्ट करेगा। नोट करो। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7। सब आप वीडियो को पॉज करो और लिखो अच्छे से। नेक्स्ट है नंबर 7 एंड A2 एग्जाम्पल के तौर पे ले लो COCl2 EN COCl2 EN ट्वाइस प्लस। देखते हैं इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, आई एम सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। सेंटर पे आपका कोबाल्ट है, ठीक है। तो Cl NN EN NN EN, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, बिकॉज आप इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, और क्योंकि ये दोनों EN राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आपका क्या कहलाएगा, डी फॉर्म कहलाएगा, डी कॉन्फिगरेशन। तो क्या आप इसका एल फॉर्म बना लोगे, गो अहेड, आप इसका एल फॉर्म बना लोगे, ठीक है ना। अब मैं इसका ये जो सिस फॉर्म हो गया ना, सिस, अगर आपको याद होगा तो है ना, अगर ये 1 2 3 4 5, तो 4 5 आपका क्या था, सिस था, है ना। सिर्फ 1 और 6 आपका ट्रांस है, ये आपके एक दूसरे के ट्रांस है, ये आपके एक दूसरे के ट्रांस है, तो ये तो सारा सिस कॉन्फिगरेशन का मॉलिक्यूल है, तो ये सिस है। तो सिस में डी फॉर्म सिस मॉलिक्यूल इन दिस कॉन्फिगरेशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अब देखते हैं इसका ट्रांस कैसा होगा। तो ट्रांस में क्या होगा, दोनों Cl को एक 1 और 6 पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। तो ये Cl को यहाँ लेके आओ, यहाँ लेके आओ, NN EN NN EN, ठीक है। जरा देखो क्या ये मॉलिक्यूल ट्रांस है ना, और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी हो रहा है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड भी हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ट्रांस के साथ साथ ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं उसे कौन से कंपाउंड कहते हैं, मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। नोट डाउन। तो ये लिस्ट में लिखना, लिस्ट में लिखना, MAA2A2 का सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, MAA2A2 का ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो जो लिस्ट बना रहे हो उसमें लिखो, आसानी हो जाए। नंबर 8 ABCDEF, ठीक है। तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर बनाते हम लोग जाएंगे, है ना, तो मैंने पहले ही बताया हमको शाम हो जाएगी। तो उससे बेटर है कि हम लोग इसको डायरेक्ट ट्रिक ही याद रखेंगे, बिकॉज एग्जाम में आप लोगों को बेवकूफ़ी हरकतें नहीं करनी है, पूरे स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं। तो हमें पता है कि कितने आइसोमर्स बनाता है, टोटल 15 आइसोमर्स बनाता है। कितने आइसोमर्स बनाता है, 15 आइसोमर्स बनाता है। कौन सा आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, याद है ना,
15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाता है, प्लस अब ये 15 आइसोमर बनेंगे तो ऑब्वियसली ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, इसके मिरर इमेजेस भी बनेंगे। तो कितने मिरर इमेजेस बनेंगे? 15 मिरर इमेजेस भी बनेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल कितने होंगे? 30 स्टेरियो आइसोमर्स ये मॉलिक्यूल बनाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो NABCDEF आपका टोटल 30 आइसोमर्स बनाएगा, 30 स्टेरियो आइसोमर। स्टेरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल भी आ जाते हैं और ऑप्टिकल भी आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो ऐड करूँगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड कुछ उसके एप्लीकेशन के बारे में। हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया आफ्टर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। कहीं पे भी डाउट डिफिकल्टी कोई लगी तो मुझे व्हाट्सएप करे। क्लासरूम प्रोग्राम में, क्योंकि ये कोरोना तो रहने वाला तो है ना 4-5 महीने, कभी ना कभी तो आप लोग आओगे इंस्टीट्यूट में वापस। तो ये चैप्टर या जो भी मैंने ऑनलाइन पढ़ाया वो चैप्टर मैं रिपीट नहीं करूँगा। आप लोगों को एक जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो आप मुझे शेयर करें, हम इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया हो। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इसको याद रखो। कंपटीशन लेवल पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस पे और बहुत ईजीएस्ट वे में इसके आंसर्स देने होते हैं। बोर्ड लेवल, कंपटीशन लेवल आपका ख़त्म हो गया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड अपने घर पे रहो, सेफ रहो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।